Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of first lesson of the book Flamingo of Standard 12, and name of the lesson is The Last Lesson. What an irony, right? First lesson का नाम क्या है? The Last Lesson, and it is written by Alphonse Daudet. अल्फोंसो डॉरेट जिनका बर्थ हुआ मई 13, 1840 फ्रांस में और इनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 16, 1897 पेरिस में। ये फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवेलिस्ट थे और अभी जो बेसिकली इन्हें याद किया जाता है वो इसलिए कि इन्होंने जो प्रोविंशियल लाइफ थी साउथ ऑफ फ्रांस में उसके सेंटिमेंटल स्टोरीज लिखी थी, उसी के लिए अक्सर ये याद किए जाते हैं। जो सेंट्रल थीम है स्टोरी का, किसका? द लास्ट लेसन का, वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? इंपॉर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसका जो सेंट्रल थीम है वो अपनी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कल्चरल आइडेंटिटी और अपने लैंग्वेज की आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है, उसी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ये स्टोरी हाईलाइट कर रही है उस पछतावे को और सेंस ऑफ लॉस को जब कोई और कंट्री यानी पॉलिटिकल ऑपरेशन की वजह से जब कोई और कंट्री हमें रूल करने लगती है, किसी भी कंट्री को रूल करने लगती है, तो वो उसी की कंट्री में उसी की लैंग्वेज को बोलने और लर्न करने का फ्रीडम उनसे छीन लेती है। तो यही ये जो इसके साथ जो रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस आता है उसे ही ये हाईलाइट कर रही है स्टोरी, राइट। ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अल्फोंसे डॉरेट ने लिखी है, इसकी सेटिंग हुई है फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान जो 1870 से 71 तक चला था। यहाँ क्या हुआ था कि फ्रांस हार गया था और इसके जो दो प्रोविंसेस थे एल्सेस और लॉरेन, वो जर्मन्स के हाथ में आ गए थे। अब जर्मन्स ने वहां से ये रूल भेजा कि अब यहाँ राइट फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन ही पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच पढ़ाना बंद करना होगा। यहाँ इस लेसन में सेटिंग कुछ ऐसे है कि एल्सेस के एक स्कूल के क्लासरूम में क्या कंडीशन है दैट इज गिवन हियर, और यहाँ उन लोगों का पेट्रियोटिक लव दिखाया है फ्रेंच की तरफ जो उनकी आइडेंटिटी था, और विलेजर्स का रिग्रेट लगाया दिखाया है कि अभी तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को वैल्यू क्यों नहीं दी थी, ठीक है। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द लेसन। तो जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये जो सेटिंग हुई थी ये फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान हुई थी और इन दिनों जो प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। रशिया को लीड कौन कर रहे थे? ये बिस्मार्क, ठीक है। नाउ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. वो बोल रहे हैं कि उस सुबह मैं थोड़ा सा लेट ही चला स्कूल के लिए और मैं इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मीन्स इन फियर ऑफ, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि एम हेमल ने स्पेशली बोला था कि वो आज क्वेश्चन करने वाले हैं पार्टिसिपल्स पे और इसे पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं आता था। एज यू ऑल नो पार्टिसिपल्स ग्रामर का पार्ट होता है और ग्रामर हर लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में ही उसने बताया कि पार्टिसिपल्स पे वो क्वेश्चन करने वाले थे और इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पार्टिसिपल होता क्या है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of sawmill, Prussian soldiers were drilling. तो वो कह रहे हैं एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि मैं भाग जाता हूँ, बंक कर देता हूँ स्कूल, बाहर ही आज बिताता हूँ। और वैसे भी बाहर का जो माहौल था वो बहुत खूबसूरत था। जो डे था बहुत वार्म था, ब्राइट था, बर्ड्स चिरप कर रही थी वुड्स के वर्ड्स पे, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, और ओपन फील्ड था वहां। सॉमिल, सॉमिल क्या होता है? जो वुड कट करने की जो एक फैक्ट्री होती है, वो सॉमिल के बैक में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, ड्रिलिंग कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. कह रहे ये जो tempting means attractive, तो वो बोल रहे कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर था। पार्टिसिपल्स तो बहुत ड्राई थे क्योंकि वो तो ग्रामर था, तो ये उसे पढ़ने के बजाय चाह रहा था कि बाहर चला जाए। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था ये सारा कुछ, बट उसमें इतना स्ट्रेंथ था कि वो इस टेम्पटेशन से अपने आप को दूर रख सके, स्टे अवे कर सके, और वो तेजी से फिर स्कूल की तरफ जाने लगा। ये देखो ये स्कूल जा रहा है, यहाँ देखो बर्ड्स हैं, ये पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा माहौल है, तो इसलिए जाने में इंटरेस्टेड नहीं था स्कूल। हाउसएवर ही वेंट टू स्कूल। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
बुलेटिन बोर्ड क्या है बेटा? नोटिस बोर्ड होता है जहां लेटेस्ट न्यूज लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखो ये बुलेटिन बोर्ड है और यहाँ ये पूरा का पूरा क्राउड है। तो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ा सा क्राउड था। क्राउड मीन्स भीड़। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? वो तो बहुत तेजी से स्कूल जा रहा था, लेकिन जब उसने यहाँ इतना सारा क्राउड देखा तो वो बता रहे कि पिछले 2 साल से ना यहाँ सारी बैड न्यूज ही आती हैं हमारे यहाँ। जो भी बैटल्स थे, जो भी हमने लूज किए थे, जहां हम हारे थे, या ड्राफ्ट या कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, और अभी वो जा रहा था, मीन्स वहां रुका नहीं, लेकिन ये सोच रहा था कि अब क्या मैटर है, अब क्या हुआ। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, अब वो पूरा जैसे मैं तेजी से जा रहा था स्कूल की तरफ, तो वो जो ब्लैकस्मिथ था, ब्लैकस्मिथ कौन होता है? जो लेदर का काम करता है। ठीक है, उसका नाम था वॉचर। उसका एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस क्या होता है? ट्रेनी। वो उसके साथ वहां खड़ा हुआ था, बुलेटिन पढ़ रहा था। ठीक है, वही बुलेटिन जो बुलेटिन बोर्ड पे था। Called after me, don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time. अब जब ये बहुत तेजी से जा रहा था, तो वहां से उस ब्लैकस्मिथ ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहुंच ही जाओगे, अच्छा खासा वक्त है तुम्हारे पास जाने के लिए। I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. और इसे ऐसे लगा कि वो मॉक कर रहा था इसके ऊपर, वो मजाक उड़ा रहा था। कौन? ब्लैकस्मिथ। और वो बोल रहा है, फिर भी उसे इग्नोर करते हुए वो एम हेमल के लिटिल गार्डन तक पहुंचा और बहुत आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि भाग के गया था। ठीक है, Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अभी वो कह रहा है ग्रेट बफल मीन्स लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मेनी पीपल। बहुत सारे लोग हो इकट्ठे जब बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बसल। स्कूल में देखेंगे स्टूडेंट्स जब इकट्ठे बात करते हैं तो ऐसे समझ में नहीं आता है, बट बहुत शोर हो रहा होता है। तो जनरली जब स्कूल शुरू हुआ करता था तो वो हम बहुत ज्यादा बसलिंग हुआ करती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि स्ट्रीट पे सुनाई दे सकती थी बाहर, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क उनकी आवाजें सुनाई देती थी। और जैसे स्कूल में लेसन यूनिसन में रिपीट होता है ना, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ए तो वो रिपीट करते हैं सब इकट्ठे, तो वो सब सुनाई देता था स्कूल के बाहर जनरली। और इतनी तेज आवाज में सुनाई देता था ना, वो बोल रहा है कि हमें ना अपने कानों पे हाथ रखना पड़ता था कि आगे जो बोल रहे हैं टीचर वो ठीक से समझ में आ जाए। प्लस वो जो टीचर्स थे उनके हाथ में रूलर रहा करता था। रूलर क्या, वो जो बड़ा वाला स्केल रहता है ना, वो तो वो टेबल पे ऐसे मारते थे और रैप करते थे, तो उसकी भी आवाजें आती थी। तो ये सारी आवाजें, ये जनरली एटमॉस्फेयर रहा करता था स्कूल का। But now it was so still. I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. वो बोल रहे लेकिन आज सब कुछ बहुत स्टिल था, बहुत क्वाइट था। और कह रहा है मैंने तो रिलाई किया था, काउंटेड ऑन मींस डिपेंडेड अपॉन, रिलाई करना, किसी के ऊपर भरोसा करना। वो कह रहा है कि मैं तो सोच रहा था कि नॉइस होगा, कंफ्यूजन होगा क्लास में, तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा, किसी को क्या ही पता चलेगा कि मैं लेट आया हूँ। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन कह रहा लेकिन आज तो इतना क्वाइट था जैसे संडे मॉर्निंग में होता है ना, क्योंकि छुट्टी होती है। एग्जैक्टली वैसा ही क्वाइट सा था जो एनवायरनमेंट था स्कूल का। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब इसने विंडो से देखा कि इसके जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठ चुके थे। एम हेमल ऊपर और नीचे जा रहे थे और उनके हाथ में वो जो डरावना सा आयरन रूलर रहा करता था ना उनके हाथ में, जिससे वो पिटाई करते थे, वो उनके हाथ में था। अब क्या हुआ कि उसे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। समझ सकते हो, यू कैन रिलेट टू इट, कितना ज्यादा एम्बैरसिंग हो जाता है जब सारी क्लास बैठी हुई है और हम सबसे लेट जा रहे हैं क्लास में। You can imagine how I blushed and how frightened I was. Blushed means shame की वजह से, शर्म की वजह से फेस का रेड हो जाना। कह रहे हैं कि मैं कितना ब्लश्ड हो गया था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था मैं। But nothing happened. लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन था इसे कि एम हेमल अब इसकी पिटाई करने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little Franz, we were beginning without you. और आज मिस्टर हेमिल इसे देख के इससे बहुत काइंडली बोले कि लिटिल फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पे पहुंच जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। और ये बेंच को जंप करके गया और अपने डेस्क पे बैठ गया।
Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अभी वो कह रहा था कि अभी वो मेरा डर से मैं ऊपर आ ही रहा था कि अचानक से मेरा ध्यान गया कि जो हमारा टीचर था, जो एमएमएल थे, जो टीचर थे इसके, वो ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे और सिल्क छोटा सा लिटिल सिल्क कैप पहने हुए थे जो एम्ब्रॉयडर्ड था। ये वाला ड्रेस वो इंस्पेक्शन या खास दिनों पे ही पहना करते थे, प्राइज डेज पे ही पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा का पूरा जो स्कूल था वो बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। ठीक है, बहुत ज्यादा शांत और सीरियस नजर आ रहा था। देखो ये जो बंदा है ये कोट पहने हुए, फ्रिल शर्ट पहने हुए, कैप पहने हुए, ठीक है, और सब के सब एकदम शांति से, सैड से यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसे बहुत ही स्ट्रेंज सा और सोलम सा माहौल लग रहा था स्कूल का, क्लास का। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और क्या सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो मेरे लिए था वो ये था कि बैक बेंचेस पे वहां हमारे जो विलेज के बड़े लोग, जो एल्डर्स हैं, वो आके बैठे हुए थे। ठीक है, और अक्सर ये जो सीट्स थी वो खाली रहा करती थी। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, ये देखो, ठीक है, ये पोस्ट होती है, और ये 3 कॉर्नर्ड हैट, ये देखो ऐसा था हैट पहना ही हुआ इन्होंने ऐसा, वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे बैठे हुए थे इकट्ठे। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सबके सब बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे थे। जो हाउसर थे वो अपने साथ प्राइमर लाए थे, जो छोटी क्लासेस की बुक होती है ना, वो लेके आए थे, वो बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो और वो थम्ड एट द एजेस मींस वो टॉन हो जाता है ना, बार बार जब कोई बुक यूज होती है या पुरानी हो जाती है तो वो कॉर्नर से देखना तुम लोग, यूज टॉन सी नजर आती है, तो वही है थम्ड एट द एजेस, एजेस साइड से। And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. फिर उसने अपने वो जो बुक थी, वो जो प्राइमर था, उसने अपने पैरों पे खोल के रखा हुआ था पढ़ने के लिए, और बहुत बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे जो वो पेजेस जिनसे वो पढ़ रहा था। While I was wondering about it all, M. Hemel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, अब वो बोल रहा है कि यदि ये सब ये सोच ही रहा था कि इतनी सारी स्ट्रेंज चीजें आज इकट्ठे स्कूल में नजर आ रही हैं, तब तक एम हेमिल अपनी सीट पे बैठे और उतने ही सीरियस से, जेंटल से टोन में कहा, जिस तरीके से इन्होंने बोला था ना जब फ्रांस क्लास में आया था, उसी तरीके से उन्होंने बोला, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा कि ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. और साथ में ये भी बताया कि बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि एल्सेस और लॉरेन में आज के बाद सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. और इन्होंने कहा कि तुम्हारा न्यू टीचर जर्मन पढ़ाने के लिए कल से आएगा और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। मैं चाहता हूं कि सभी के सभी बहुत ज्यादा अटेंटिव होके ये लेसन पढ़ें। अभी यहां तक तुम लोग को पूछा जा सकता है कि कौन सी 3 चीजें थी जो स्ट्रेंज से नजर आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। Then he saw that his teacher, Mr. M. Hemmel, was dressed in green coat, frilled shirt, embroidered cap, which he generally used to wear on inspection days and prize days. Right? Then he saw that his village elders were sitting on the back benches that were generally empty. Okay? So these were the 3 things that he saw that was strange in class. Okay. What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means startling, shocking थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितना ज्यादा शॉकिंग थे ये वर्ड्स मेरे लिए। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. यहाँ wretches थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड है, किन के लिए है? ये प्रशियंस के लिए है, जहां से ऑर्डर्स आए हैं और वो बोल रहे अच्छा, तो उन्होंने अब ये लगाया था टाउन हॉल में। ये सोचता हुआ आ रहा था ना बुलेटिन बोर्ड पे क्या है, तो यही मैसेज था बुलेटिन बोर्ड पे जो सब लोग वहां पढ़ रहे थे।
My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now and I couldn't give up. अभी ये बोल रहा है कि ओह तो ये क्या मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा? कह रहा है मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आया है और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो क्या मुझे अभी खत्म करना होगा फ्रेंच पढ़ना? और कह रहा है कि कितना सॉरी फील कर रहा हूं मैं कि मैंने जो लेसन्स मुझे जो दिए गए थे वो मैंने पढ़े ही नहीं और मैं बर्ड्स के एग्स सीख करने के लिए ढूंढने के लिए चले जाता था और वो कह रहा है कि फिर मैं सार पे स्लाइड करने के लिए चला जाता था। सार रिवर है फ्रांस में, तो वो रिवर का नाम है, तो वो कह रहा है कि वहां चला जाता था मैं और कह रहा है कि वो बुक्स जो अभी तक मुझे बहुत ज्यादा ट्रबलिंग सी लगती थी, एनॉय किया करती थी, वही बुक जो मेरी ग्रामर की बुक है या जो मेरे सेंट्स की हिस्ट्री की बुक है, वो आज मुझे ओल्ड फ्रेंड नजर आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इन्हें सरेंडर नहीं कर सकता हूं, मैं इन्हें लीव नहीं कर सकता हूं. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब वो कह रहा है और वो मिस्टर एम हेमल जो अभी तक मुझे लग रहे थे कि कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, अब जो ये समझ में आ रहा है कि वो जाने वाले हैं, तो और ये थॉट कि अब मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं सब भूल चुका था उनके रूलर के बारे में, या वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं सब कुछ भूलना चाहता था, भूल रहा था. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था इसके लिए कि यहाँ इसे फ्रेंच पढ़ना बंद करना पड़ेगा. Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और वो कह रहे हैं बेचारा एमहेमिल, तो ये जो इसने ड्रेस पहना हुआ है, ये जो संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, वो ऑनर देने के लिए अपनी लैंग्वेज को इसलिए पहने हुए हैं. बिसाइड्स अब इसे समझ में आ गया था कि बैक बेंचेस पे जो विलेज के एल्डर्स हैं वो क्यों बैठे हुए हैं. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो क्या वजह थी वो जो बैक बेंचेस पे जो एल्डर्स बैठे हुए थे? एक तो दे वर फीलिंग वेरी सॉरी कि अभी तक उन्होंने अपने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड दे नेवर वेंट टू स्कूल. फिर दे वांटेड टू शो देयर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर एम हेमल जिन्होंने 40 इयर्स स्कूल को दिए थे और यहाँ के बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने के लिए दिए थे. प्लस वो अपनी उस कंट्री के लिए रेस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे जो अब उनकी थी ही नहीं. ठीक है, क्योंकि फ्रांस तो अब प्रशियंस के हाथ में था, राइट? While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से इसका नाम बोला गया. ठीक है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अभी इसका टर्न था रिसाइट करने का. क्या रिसाइट करने का? क्या पूछने के लिए बोला था? पार्टिसिपल्स के रूल्स. ठीक है, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. वो बोल रहा है क्या नहीं दे दिया होता मैंने उस वक्त, उस फ्राइटनिंग से, उस डरावने से पार्टिसिपल के रूल के लिए. मैं चाहता था कि मैं बहुत लाउड और क्लियर बोलूं विदाउट एनी मिस्टेक. तो जो अगर कोई कुछ भी मांगता तो मैं उस वक्त दे देता कि बस मुझे ये बता दो कि पार्टिसिपल का वो रूल क्या है. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. वो कह रहे लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया पहले वर्ड पे. उसे तो आता ही नहीं था ना पार्टिसिपल, तो वो कंफ्यूज हो गया पहले वर्ड पे. और वो बोल रहा है मैंने अपना डेस्क पकड़ लिया, हार्ट इसका बहुत तेज बीट कर रहा था और कह रहा था कि इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी. डेयरिंग मीन्स ऑडेशियसली बोल्ड. तो वो कह रहा है कि मतलब इतना डेयर नहीं हो रहा था मुझ में कि मैं नजरें उठा के देख सकूं. ही वॉज बेसिकली एम्बैरेस्ड. I heard M. Himmel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. तो अब ये बोल रहा है कि मैंने एम हेमल की आवाज सुनी, नजरें तो नीचे ही थी. उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला हूं लिटिल फ्रांस, तुम्हें तो खुद ही बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज. बोले देखो क्या हुआ है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो. कह रहा है रोज का रोज हमारा यही काम था कि ओह हमारे पास बहुत वक्त है, कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, है ना. देखो हम कहां पहुंच गए हैं, क्या हुआ इसका रिजल्ट. And now you see where we have come out.
कम आउट मीन्स वी हैव कम आउट मीन्स रिजल्ट्स। अब देखो कह रहा है, देखो इस प्रोक्रास्टिनेशन का रिजल्ट क्या रहा है। That's the great trouble with Elsa's. She puts off learning till tomorrow. और कह रहा है पूरे एल्सस के साथ यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर काम हम कल के लिए टाल देते हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? अब वो कह रहे हैं कि अब ये जो फेलोज हैं, ये जो प्रशियंस यहाँ आएंगे, जो हमें रूल करने के लिए आएंगे, वो उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है ये कहने का कि एक तरफ तो तुम क्लेम करते हो कि हम फ्रेंच हैं और तुम लोग अपनी ही लैंग्वेज ना तो बोल पाते हो और ना तुम्हें पढ़ना आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम वर्स्ट नहीं हो। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। तो कह रहे हैं हम सबकी गलती है, हम सबको अपने ऊपर ब्लेम लेना पड़ेगा इस बात का कि हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज लर्न करने में बहुत ज्यादा इंक्लाइनेशन, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स को फिक्र ही नहीं थी कि तुम लोग पढ़ लो। They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. उन्होंने क्या किया कि इन्हें स्कूल ज्यादा भेजने के बजाय इन्हें वर्क करने के लिए कहीं फार्म में या मिल में भेज दिया, जिससे कि ये लोग ज्यादा पैसे ला पाए। तो यहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंग्वेज को इग्नोर किया। ठीक है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। कह रहा और मैं, मेरे ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कह रहा है अक्सर मैंने तुम्हें अपने वाटर प्लांट्स में वाटरिंग के लिए भेज देता था। तुम लोगों को लेसन पढ़ाने के बजाय मैं क्या करता था, तुम्हें वाटरिंग के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और कभी भी मेरा फिशिंग का मूड होता था तो मैं फिशिंग के लिए चला जाता था और तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तुम्हें हॉलीडे दे देता था। तो मेरी भी तो गलती थी ना, क्योंकि वो वाले दिन यूटिलाइज हो सकते थे लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। ठीक है। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो फिर एक के बाद दूसरी बातें करते चले गए एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है इस पूरी दुनिया की, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल, और वो कह रहे हैं कि हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना होगा और हमें इसे भूलना नहीं होगा। वाई? क्योंकि जब लोग एंस्लेव्ड हो जाते हैं, जब कोई और हमें रूल करने लगता है, ठीक है, तो हम गुलाम हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज पे होल्ड रखेंगे, अगर हमें अपनी लैंग्वेज पता होगी, फ्लुएंट होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर हम किसी प्रिजन में हैं तो उसकी की हमारे पास है बाहर निकलने के लिए। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मीन दैट when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, इन केस ये क्वेश्चन आता है तो, why? Because we can communicate to other people in our language if we want to take some steps against the people who are ruling us. So we can speak in our own language and they won't be able to understand because it is our own language, right? And then when we are expressing, we can connect to our people in a proper way. Right? So this is why, and besides one more thing, that when we are holding fast to our language, it shows our love to our country, to our culture, to our identity. Okay? That's why he is telling that holding fast to one's language is like a key to the prison. Right? तो ये अगर क्वेश्चन आएगा, आंसर इस तरीके से जाएगा। Then he opened the grammar and read us our lesson. उसके बाद उसने ग्रामर बुक खोली और उसने एक लेसन पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. और जब उसने वो लेसन पढ़ा, ग्रामर का लेसन पढ़ाया, तो वो कह रहा था कि मैं अमेज था, मैं सरप्राइज था कि आज ये लेसन इतनी जल्दी मुझे कैसे समझ में आ गया है, बहुत ही इजी लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully. और वो कह रहा है कि मैंने ये भी सोचा कि शायद इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी लेसन इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। And that he never explained everything with so much patience. और टीचर ने भी इससे पहले कोई लेसन इतने पेशेंस से पढ़ाया नहीं था। ठीक है। Now
यहाँ देखो बेटा, इस मैप में लोकेशन बता रहे हैं एल्सिस और ये लॉरेन है, ठीक है। और ये देखो जर्मनी जिसने इसे रूल किया है, ये बॉर्डर के ही प्लेसेस हैं, तो जब इसने रूल किया तो यहाँ पूरी तरीके से इनका इंपैक्ट था, ठीक है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग। ये है फ्रांस पूरा, और ये इसके ये दो वाले ये दो प्रोविंशियल एरियाज हैं, राइट। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज उसे ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आए थे, और उसे ऐसे लग रहा था कि इससे पहले ना तो उसने बहुत ध्यान से सुना था, ना तो इतने पेशेंस से टीचर ने समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. वो कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि ये जो बेचारा बंदा है एम हेमेल, वो पूरा का पूरा जितना भी उसे आता था ना, वो चाहता था कि सब कुछ हमें दे दे और बिल्कुल एक स्ट्रोक में, ऑल एट वंस, इकट्ठे सारी की सारी ग्रामर समझा दे, कुछ इस तरीके से समझा रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद वो कह रहे हैं हमारा एक लेसन था राइटिंग में। That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. और वो कह रहे हैं कि उन दिनों एम हेमिल के पास न्यू कॉपीज थी हमारे लिए, और उसमें बहुत ही खूबसूरत सी राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सस, फ्रांस एल्सस। पेट्रियोटिज्म शो कर रहा है यहाँ। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. कह रहे हैं कि जो ये फ्रांस और एल्सस लिखे हुए थे ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि फ्लैग लगे हुए हैं। ये मतलब पेट्रियोटिक का जो ये जो पेट्रियोटिक इमोशंस थे ना, वो भर गए थे इन लोगों में। तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि फ्लैग्स हैं, ये नाम नहीं है, ये फ्लैग्स हैं। और पूरे क्लासरूम में ये फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे डेस्क के टॉप पे एक वो रॉड है और उस पे वो फ्लैग्स हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. कह रहे रीडर्स से बात कर रहे हैं यहाँ, राइटर बोल रहे हैं कि काश के देखा होता आप लोगों ने, कितनी शांति थी क्लास में, और जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कितना सिंसियरली बच्चे अपने काम में लग गए थे। The only sound was the scratching of pens of the paper. जो एक साउंड था वो सिर्फ ये था कि जो पेन का स्क्रैचिंग था ना पेपर के ऊपर, जो बच्चे लिख रहे थे, सिर्फ उसका साउंड आ रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. तो वो कह रहे हैं कि बीटल्स आ गए थे। ये देखो बीटल दिख रहा है, ये बीटल है। तो बीटल आ गया क्लास में। बच्चों की क्या आदत होती है कि बीटल आ गया ना तो सब उसी में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं, ड्राई चीज है, तो वो क्या वो बीटल्स में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बीटल ने एंटर किया। एक भी बच्चा, जो छोटे से छोटे बच्चे भी थे ना, वो भी फिश हुक्स बनाने में लगे हुए थे, एज इफ कि ये भी जो फिश हुक्स हैं वो भी फ्रेंच हैं, तो वो पूरी तरीके से उसमें इमर्स्ड थे, ठीक है, डूबे हुए थे। तो किसी ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो वो कह रहे हैं कि रूफ पे जो पिजन्स थे वो कू की आवाज कर रहे थे, और अब इसे लग रहा है कि क्या ये भी इन्हें भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे। ये किन्हें? पिजन्स को। ये हाइपरब्ले यूज किया है यहाँ पे, ये देखो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। इसका क्या मतलब है? दैट इवन इफ द कंट्री इज रूलिंग सम अदर कंट्री, दे कांट चेंज सोल ऑफ द पर्संस, दे कांट चेंज देयर पेट्रियोटिक फीलिंग्स, ठीक है। देयर सोल इज फिल्ड विद फ्रेंच लैंग्वेज, filled with patriotic emotions, so they can't change that. They can't change nature basically. As cooing is natural to pigeons, likewise speaking French is natural to French people, right? So that's why he is telling that will they make nature to change according to them? Okay. अच्छा, इसी तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और बताया था वो है, when a people are enslaved as long as they hold fast to their language. Yes, this is also important. Okay. Now, whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. वो बोल रहा है कि बीच बीच में जब मैं अपने राइटिंग से नजर ऊपर उठा रहा था तो इसने देखा कि एम हेमिल बहुत ही स्टिल होके, मोशनलेस होके
चेयर पे बैठे हुए हैं। गेज करना मीन्स टू स्टेयर, कंटिन्यूअसली कहीं देखना। वो कंटिन्यूअसली कभी एक चीज कभी दूसरी चीज को देखे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे फिक्स इन हिज माइंड मीन्स जो हमेशा के लिए अपने दिमाग में वो कैद करके रखना चाहते हैं ये सीन, छोटी छोटी चीजें भी जो इस क्लासरूम में थी। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside and window and his class in front of him. Fancy means imagine, तो वो बोल रहे हैं रीडर्स को कि just imagine, पिछले 40 years से इसी जगह पे रहता है, बाहर ऐसे ही गार्डन जैसे अभी है वैसे ही था, विंडो के बाहर, और उसके सामने क्लास बिल्कुल ऐसे जैसे आज है। Only the desks and benches had been worn smooth. Worn smooth means worn out हो गई हैं रेगुलर यूज की वजह से। देखा होगा ना स्कूल में न्यू बेंचेस डिफरेंट होती हैं और बहुत साल के यूज के बाद वो थोड़ी स्मूथ सी हो जाती हैं, तो वही बोल रहा है। वॉलनट ट्रीज जो है गार्डन में वो टॉल हो गए हैं। हॉप वाइन जो उसने खुद ने प्लांट की थी वो ट्वाइन होते हुए विंडोज से कहाँ चली गई है, रूफ पे चली गई है। ये देखो ये है हॉप वाइन, ये है हॉप वाइन, है ना, ये ट्वाइन करती हुई जा रही है। तो ये इसने खुद ही प्लांट की थी जो रूफ तक पहुंच गई है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. अभी वो बोल रहे हैं फ्रांस कि कितना दिल टूट रहा होगा इसका, क्योंकि ऊपर रूफ से ना उसकी सिस्टर जो ट्रंक पैक कर रही थी, उसका जो सामान पैक कर रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी नीचे। तो वो बोल रहे हैं कि कितना इसका दिल टूट रहा होगा। और क्यों? क्योंकि इन्हें मजबूरी में कंट्री छोड़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, जर्मन्स ने कहा है, तो इसे यहां से एग्जिट करना होगा, जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कि हर लेसन को वो लास्ट तक सुनता। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। और वो बोल रहे हैं कि राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपना जो पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एबीसीडी या क ख ग जो पढ़ाते हैं, वैसे ही बा बे बी बो बू ये पढ़ रहे थे। Down there at the back of the room, Oldhauser had put on his spectacles and holding his primer. रूम के बैक में जहां ओल्डहाउजर बैठा था उसने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे और प्राइमर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। प्राइमर मीन्स वही फाउंडेशन बुक्स जो होती हैं किसी भी लैंग्वेज की। तो अपने दोनों हाथों में उन्होंने प्राइमर पकड़ा हुआ था और वो छोटे बच्चों के साथ ही लेटर स्पेल कर रहे थे उसका। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो बोल रहे कि आप देख सकते थे कि ओल्डहाउजर इतनी एज हो चुकी थी उनकी, लेकिन वो भी रो रहे थे। इमोशनल सा मोमेंट था तो वो रो रहे थे। His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उसकी आवाज जो थी वो कांप रही थी इमोशंस की वजह से, और कह रहा था कि इतना फनी हो रहा था ना, क्योंकि इतना बड़ा था वो बंदा, तो कह रहे हम सब हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। कंडीशन कुछ अजीब सी हो गई थी। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। और वो बोल रहा है कितनी अच्छी तरीके से याद है मुझे वो लास्ट लेसन। All at once the church clock struck 12, और अचानक से जो चर्च क्लॉक था उसमें 12 बजे। और देन द एंजेलस, और फिर एंजेलस स्टार्ट हुआ। एंजेलस क्या है? प्रेयर सॉन्ग है चर्च में। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows, और तभी उसी मोमेंट में ट्रम्पेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े से होते हैं, आगे से, है ना, आवाज निकलती है उसमें से बहुत तेज। तो वो ट्रम्पेट्स सुनाई दे रहे थे प्रशियंस के, वो एक्सरसाइज से वापस आ रहे थे जो इनकी विंडोज से सुनाई दे रहे थे। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अभी एम हेमेल खड़े होते हैं, पेल मींस वेरी वीक, बहुत वीक से लग रहे थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो बोल रहे हैं कि मैंने कभी भी उन्हें इतना टॉल नहीं देखा। ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ। ये नेवर लुक सो टॉल मींस बहुत प्राउड फील कर रहे थे वो। ठीक है, अब अचानक से हाइट नहीं बढ़ गई थी उनकी, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा टॉल नजर आ रहे थे क्योंकि ही वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज नेशन, हिज लैंग्वेज। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उसने कहा माई फ्रेंड्स, और अभी उसने बोलना शुरू किया। आई बोला ही था कि कुछ चोक करने लगा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से उसका गला भर गया, वो बोल नहीं पाया आगे। और then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होता है, एक चौक का पीस उठाता है, और जितनी भी उसमें एनर्जी थी, माइट मींस एनर्जी, जितना भी उसमें एफर्ट्स वो कर सकता था, उसने बहुत बड़ा बड़ा लिखा, "Vive la France." ठीक है, "Vive la France" मींस लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है,
Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. और उसके बाद वो रुक गया, अपना सिर अगेंस्ट वॉल करके खड़ा हो गया और उसने बॉडी के पोस्चर से बोला कि इट्स टाइम फॉर यू टू गो. ठीक है, जेस्चर मीन्स बॉडी सिग्नल उसने दिया. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. क्या कहा उसने सिग्नल में? स्कूल डिसमिस हो चुका है, आप जा सकते हैं. And this is how we have come to the end of this interesting and emotional lesson. Link of answers to all the questions, whether it was in-text questions or back questions, understanding the text. Every answer you will find in that link in the description box. You can refer to it. If you have got the lesson well, please write it down in the comment box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up in the next video with explanation of the next lesson. Till then, keep studying, keep learning. Thank you. Grateful.